हेलो, आज का हमारा टॉपिक है संधिगत वात, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस से कंपेयर कर सकते हैं। संधिगत वात ये अस्थि व श्रोतस की व्याधि है। पहले हम अस्थि व श्रोतस के बारे में जानेंगे। अस्थि व श्रोतस को चरक ने माना है, सुश्रुत ने नहीं माना है। चरक ने 360 अस्थियाँ मानी है, सुश्रुत ने 300, वाघभट्ट ने 360 और मॉडर्न के अकॉर्डिंग 206। और अस्थि व श्रोतस का मूल होता है मेद और जगन प्रदेश। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं व्याधि परिचय से। व्याधि परिचय, संधिगत वात का जो वर्णन है वो संहिताओं में संक्षिप्त रूप में है। इसका संहिताओं में संक्षिप्त रूप में वर्णन है। और क्योंकि आज के एरा में, आज के मतलब जो वर्तमान समय है, इसमें इस व्याधि के अधिक रोगी देखने को मिलते हैं, तो अभी इसको पढ़ना मतलब आवश्यक प्रतीत होता है। तो जो संधिगत जो वात है, इसमें मतलब ये मेनली जो मध्यम से वृद्धावस्था में देखा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे जो वात होता है वो बड़ा होता है। हमें पता है जैसे कि बालपन में या फिर बाल्यावस्था में कफ बड़ा होता है, और फिर ये मध्यम वय में, मध्यम अवस्था में पित्त, और ये वृद्धावस्था में कफ बड़ा होता है। तो ये जो मध्यम से वृद्ध वाली अवस्था है, इसमें ये मोस्टली हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर क्योंकि हमने आपको बताया ये वात है, अस्थि व श्रोतस की व्याधि है, तो अस्थि और वात का आश्रय संबंध होने से इसमें वात में विगुणता दिखी जाती है। तो वात और जो अस्थि है उसका है आश्रय संबंध। तो इसमें क्या होता है, अस्थियों में ये आश्रय संबंध है। तो वात और अस्थि में आश्रय संबंध होता है। तो वात में अगर विगुणता आती है तो इसमें क्या होता है, जो अस्थि होती है, अस्थियों में भी विकृति उत्पन्न होती है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, वात तथा अस्थि का आश्रय संबंध होता है, अतः वात में विगुणता से अस्थि में भी विकृति उत्पन्न होती है, तथा ये वात दोष द्वारा संधियों में आक्रांत करने से संधिगत वात नामक रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जो संधिगत वात होता है ये मोस्टली जो मतलब वेट बियरिंग जॉइंट होते हैं, ऐसे जो बड़ी संधियाँ होती हैं, मोस्टली इन वेट बियरिंग जॉइंट। या तो फिर हम उनको बड़ी संधियाँ कह सकते हैं, बड़ी संधि। ओके, फॉर जैसे कि नी जॉइंट हुआ या एंकल जॉइंट हुआ। नी जॉइंट को हम कहते हैं जानु संधि, और एंकल जॉइंट को हम कहते हैं गुल्फ संधि। ये जो मेन दो रहते हैं, ठीक है, मोस्टली ये जानु संधि और गुल्फ संधि में होता है। संधिगत वात का जो मतलब ये मानव निदान के 22nd चैप्टर में दिया हुआ है। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इसी रेफरेंस से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा कि संधिगत वात होता क्या है। तो वात दोष की विकृति के कारण, ये वात दोष की विकृति के कारण क्या क्या, संधियों में शूल, मतलब संधियों में शूल होना, आकुंचन प्रसारण में कठिनाई होना और शोथ होना, इसको हम कहते हैं संधिगत वात। और इसको अगर हम मॉडर्न से रिलेट करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि जो नी जॉइंट होता है, अगर हम नी जॉइंट पे हाथ रखते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी गुब्बारे पे हाथ रख रहे हो। तो मतलब ये एक लक्षण कह सकते हैं संधिगत वात का। तो परिभाषा क्या होती है, वात दोष की विकृति के कारण संधियों में शूल होना, आकुंचन तथा प्रसारण में कठिनाई और शोथ होना, ये संधिगत वात कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं इसके निदान पे। तो निदान, क्योंकि ये वात प्रधान मतलब वात दोष की विकृति के कारण होती है, तो जितने भी निदान होंगे वो वात के निदान होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में बताया कि निदान कैसे लिखते हैं, आहारज, विहारज, मानसिक और विशिष्ट। तो हम 4 में इसको डिवाइड कर लेंगे, आहारज, विहारज, मानसिक और विशिष्ट। तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आहारज में जैसे कि रुक्ष, लघु, शीत आदि भोजन करना, या कटुतक्त कषाय का भोजन करना। या फिर आहारज में मतलब अगर हम वात का लिख रहे हैं तो अगर आपने पढ़ा होगा जो हमारी अवस्था होती है, अध्यशन, अनशन, तो ये चारों जो भी होते हैं ना, अध्यशन, अनशन, विषमासन, प्रतिमासन, ये भी आहारज में आएंगे। विहारज में किसी भी चीज़ की अति करना,
अति दौड़ना, भागना, चलना, तैरना, अति मैथुन करना आदि ये विहारज कारण है। या क्या किसी भी ऊंचे स्थान से गिरना, अधिक घुड़सवारी या अधिक किसी भी पशु की सवारी करना, ये सब विहारज है। फिर मानसिक में डर आदि करना। विहारज में जैसे कि हम ये भी बोल सकते हैं कि आहारज में मिथ्याहार का सेवन करना। मानसिक में, विशिष्ट में ऐसे पंचकर्मों का जो पंचकर्म होते हैं उनका अच्छे से ना होना, ये सब विशिष्ट आदि में आते हैं। ठीक है, फिर ये हमारे हो गए निदान। अब बारी आती है संप्राप्ति की। तो मैंने आपको जैसे कि बताया संप्राप्ति कैसे करते हैं, जो हमने षड्क्रिया काल होती है उसके हिसाब से हम संप्राप्ति बनाते हैं। संप्राप्ति षड्क्रिया काल: संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति, भेद। ठीक है, तो संचय जैसे कि संचय में जैसे निदान सेवन हुआ, निदान सेवन करने से क्या हुआ, संचय, प्रकोप, तो वात का प्रकोप हुआ, प्रकोप, और उसका प्रसर हुआ, वात प्रसर आके फिर वो आके जाती है संधि में, तो संधियों में इसका स्थान संशय होता है। ठीक है, स्थान संशय से अब क्या होता है, व्यक्ति वगैरह मतलब उसकी जो सिम्टम्स जो ऑप्टेन होते हैं, सिम्टम्स मीन्स जो उसमें जो विकृति होती है, तो संधि, स्नायु, कंट्रा आदि में विकृति होती है, तो इसको हम कहते हैं संधिगत वात होता है। अब इसके संप्राप्ति घटक देखते हैं, तो जिसका दोष ये तो हमें पता है, दोष वात प्रधान है, दूष्य अस्थि, क्योंकि ये अस्थि और श्रोतस की वादी है तो उसका दूष अस्थि है, अधिष्ठान भी अस्थि और संधि हुए, श्रोतस अस्थि व श्रोतस मज्जा व श्रोतस होते हैं। साध्यता हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अब हम आते हैं इसके लक्षणों पे। तो ये इसके लक्षण: वात पूर्णतृप्ति, जैसे मैंने पहले बताया था कि मतलब फीलिंग ऑफ द सैक फिल्ड विद एयर, जैसे अगर हम हाथ रखते हैं उस संधि पे, यहाँ पे मतलब ये है, तो गुब्बारे टाइप की फीलिंग आएगी कि हम गुब्बारे के ऊपर हाथ रखा हुआ है। फिर संधियों में शोथ होगा, इन्फ्लेमेशन होगा जॉइंट्स के ऊपर। संधिशूल मतलब जब प्रसारण या आकुंचन करेंगे, प्रसारण आकुंचन का मतलब हाँ दूर करना, जैसे कि अगर ये एल्बो जॉइंट है तो ये दूर करना, और ये आकुंचन मतलब पास में करना, तो इसमें शूल होगा। और संधियों में आवाज़, मतलब चलते टाइम जब चलेंगे तो संधियों में आवाज़ आएगी जॉइंट्स में। ठीक है, फिर हम इसके आते हैं साध्य असाध्यता पर। तो इसके साध्य देखें तो ये क्रच साध्य है यहाँ पे, क्योंकि मतलब ओल्ड एज में होता है, इसमें बात बढ़ा हुआ होता है, तो मतलब इसमें एक क्रच साध्य होता है। अगर जो संधियाँ होती है, अगर उसमें स्थायी रूप से कोई विकृति उत्पन्न नहीं होती है तो प्रारंभ, और अगर हम इसकी जो चिकित्सा होती है उसको पहले ही स्टार्ट कर दें तो ठीक हो जाता है। और अगर इसकी प्रारंभिक अवस्था में इसकी चिकित्सा ना हो और स्थायी रूप से विकृति उत्पन्न हो तो ये याद कर कभी कभी असाध्य भी हो जाता है। ओके, तो एक बार आपको ईस्टोआर्थराइटिस के बारे में भी बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, तो डेफिनेशन मतलब ओके, ईस्टोआर्थराइटिस एक क्रोनिक डिसऑर्डर है साइनोवियल जॉइंट्स का, जो कि मतलब जो आर्टिकुलर कार्टिलेज में डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं उससे ये कैरेक्टराइज होता है, और ये मोस्टली वेट बियरिंग जॉइंट्स में होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो इसके दो टाइप होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है, इतना जानना काफ़ी है। तो अगर बहुत सिंपल वे में अगर हम इसको देखें तो जैसे कि मान लीजिए दो बोन्स है, ठीक है, और ये है साइनोवियल मेम्ब्रेन, इसको हम नी जॉइंट मान के चलते हैं अभी, ठीक है। और फिर ये है साइनोवियल फ्लूइड, ये है साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल कैम, ये भी साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब क्या होता है कि ओवर ईयर जो साइनोवियल जो फ्लूइड होता है, एज इंक्रीजिंग ईयर जो साइनोवियल फ्लूइड होता है ये सूखने लगता है, जब स्टार्ट ड्राइंग, और जब ये सूखने लगेगा तो ये बोन्स है ये पास में आने लगेंगे, पास में आते आते ये जो इसकी साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये रप्चर हो जाएगी। अब रप्चर होने से क्या होगा कि जो दो बोन्स है वो बहुत ही ज़्यादा पास में आ जाएंगी, मीन्स दिस मच, और पास में आते आते ये एक दूसरे से टकराने लगेंगी, जिससे फ्रिक्शन क्रिएट होगा, ठीक है। अब फ्रिक्शन क्रिएट होगा मीन्स अब फ्रिक्शन होगा तो ये रप्चर करेंगे एक दूसरे को, तो अब ये रप्चर होगी तो मतलब ये ऐसा कुछ
ये मान लो ये बोन बन रही है। बोन्स में क्या होता है, रीजनरेटिव पावर होता है। तो अब जो टूटी हुई यहाँ से होगी, अब वो स्टार्ट हो जाएंगी जनरेट करना दिस, जहाँ से ये टूटी होगी या जहाँ से रप्चर होगी तो पास में आके ये लॉक हो जाएंगी। तो जिससे जो मतलब मूवमेंट्स करने में पेन होगा। आपको समझ में आ रहा है? अपने हाथों के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि मान लो ये दोनों बोन्स हैं, तो ये अगर से रप्चर होगी तो फिर ये ऐसे ये लॉक हो जाएंगे, तो इससे ये मूवमेंट करना ये प्रॉब्लम में आएगा। तो यही होता है हिस्टोआर्थराइटिस। मतलब कि जो बोन्स होगी, बोन्स की ये मेम्ब्रेन, मतलब वो ये पहले फ्लूइड सूखेगा, पास में आएंगे बोन्स से ये रप्चर हो जाएंगे, ठीक है। और साइनेबल मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो बोन्स और क्लोज आएंगी, तो एक दूसरे से टकराएंगी, तो फ्रिक्शन बढ़ेगा और ये टूटेंगी तो रिजनरेटिव पावर के कारण ये फिर से हो गई, जिसको हम ईस्टोफाइट्स कहते हैं। मीन्स ये है ईस्टोफाइट्स। तो ईस्टोफाइट्स जब दोनों साइड से आएंगे, दोनों साइड से, तो ये लॉक हो जाएंगे, तो जॉइंट लॉक, बोन्स लॉक हो जाएंगी, तो इसलिए पेन होता है। तो ये होता है हमारा ईस्टोआर्थराइटिस। वो आपको समझ में आया होगा। और फिर इसके जो साइन और सिम्टम्स में यही है, पेन हो, मेन तो इसका ये है कि पेन होता है वेट बियरिंग जॉइंट्स में, ओके। और इसकी जो इन्वेस्टिगेशंस है, मतलब तो वो एक्सरे से, ESR, CBC भी ESR। तो अगर हमें हिस्टोआर्थराइटिस लिखने आया तो हम डेफिनेशन, टाइप्स, इसकी पैथोजेनेसिस, इसके जो ये सिम्टम्स है, और स्पेशली इसकी इन्वेस्टिगेशंस हमेशा लिखिए। तो इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे या फिर CBC विद ESR, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ये होता है, ठीक है। फिर RA फैक्टर टू एक्सक्लूड रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये सब होते हैं। ओके, सो दिस एंड्स विद संधिवात एंड हिस्टोआर्थराइटिस. Thank you, and please comment if you like the video and also subscribe it. Thank you.